सोचिए कि एक बहुत लंबी मैराथन चल रही है और कोई पसीने से लथपथ दौड़ रहा है। हाँ। पैर दर्द कर रहे हैं और बस किसी तरह उसको फिनिश लाइन तक पहुंचना है। बिल्कुल। और तभी अचानक से जो रेस के ऑर्गेनाइजर्स हैं वो आते हैं और उसके हाथ में एक बांसुरी पकड़ा देते हैं। अच्छा। और कहते हैं कि भाई देखो, दौड़ते दौड़ते ना अब ये बांसुरी बजाना भी सीखना पड़ेगा। ओ बाप रे। हाँ। और फिर कहते हैं कि टेंशन मत लो, इस बांसुरी का कोई एग्जाम नहीं होगा, पर हाँ, इसको बजाना कंपलसरी है। ये तो बहुत ही अजीब बात हो गई। राइट। मतलब अजीब लग रहा है ना सुनने में, लेकिन सच कहूं तो आज के टाइम में हमारे क्लास 9 और 10 के जो बच्चे हैं उनकी हालत बिल्कुल इसी मैराथन रनर जैसी हो गई है। हाँ, वैसे बात तो आपकी एकदम सही है, क्योंकि उनके पास पहले से ही बोर्ड एग्जाम्स और कोचिंग असाइनमेंट्स, इन सब का इतना ज्यादा प्रेशर है। एग्जैक्टली। और अब सीबीएसई ने उनकी इस प्रेशर कुकर वाली जिंदगी में एक नया रूल डाल दिया है। मतलब आजकल आप देखें तो हर स्कूल के बाहर या पेरेंट्स के जो व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं वहां बस इसी एक खबर पर बवाल मचा हुआ है। और देखा जाए तो ये चर्चा पूरी तरह से जायज़ भी है, क्योंकि सीबीएसई ने इसी साल 1 जुलाई से क्लास 9 और 10 के लिए ये 3 लैंग्वेज रूल यानी 3 भाषाओं का नियम कंपलसरी कर दिया है। हाँ, 3 लैंग्वेज रूल। बिल्कुल। और एजुकेशन सिस्टम में इसको टेक्निकली R1, R2 और R3 का नाम दिया गया है। राइट। और देखिए, जब भी सिस्टम में इतना बड़ा इतना मेजर बदलाव आता है ना, तो पेरेंट्स और बच्चों में घबराहट होना बहुत ही नॉर्मल सी बात है। हाँ, और इसी घबराहट को दूर करने के लिए आज की इस गहरी चर्चा का हमारा जो मेन मकसद है वो बिल्कुल साफ है। हमें इस पूरे नियम को इस तरह से डिकोड करना है कि घर के बड़ों से लेकर बच्चों तक सबको समझ आ जाए कि भाई आखिर हो क्या रहा है। सही बात है। मतलब ये रूल असल में है क्या, इसका बच्चों के दिमाग और उनकी डेली लाइफ पर क्या असर पड़ेगा। बिल्कुल। और सबसे बड़ा सवाल जो हर पेरेंट पूछ रहा है कि क्या इससे बच्चों की टेंशन और ज्यादा बढ़ेगी या उन्हें सच में कोई फायदा होगा। एग्जैक्टली। तो हम इसके साइंटिफिक फायदों से लेकर इसे ग्राउंड रियलिटी पर लागू करने की जो दिक्कतें हैं ना, सब कुछ डिटेल में समझेंगे आज। तो शुरुआत इसी बात से करते हैं कि ये नियम असल में कहता क्या है। हाँ प्लीज, क्योंकि आधी घबराहट तो सिर्फ अधूरी जानकारी की वजह से फैली हुई है। हाँ वही तो। देखिए, सीबीएसई ने ये मैंडेटरी कर दिया है कि अब हर बच्चे को 3 भाषाएं पढ़नी ही होंगी। ओके, 3 भाषाएं। हाँ, लेकिन यहाँ जो सबसे बड़ा कैच है वो ये है कि इन 3 में से कम 2 भाषाएं नेटिव इंडियन लैंग्वेजेस होनी चाहिए। मतलब भारतीय भाषाएं। एग्जैक्टली। हमारे पास 19 शेड्यूल्ड इंडियन लैंग्वेजेस की एक पूरी लिस्ट है, जैसे हिंदी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, मराठी, गुजराती और भी हैं। तो बच्चों को अपनी पहली 2 भाषाएं यानी R1 और R2 इसी लिस्ट में से चुननी होंगी। वेट, एक सेकंड। अगर 2 इंडियन लैंग्वेजेस कंपलसरी हो गई हैं तो उन पुराने कॉम्बिनेशंस का क्या होगा जो बहुत पॉपुलर थे। आपका मतलब वो फॉरेन लैंग्वेजेस वाले? हाँ, मतलब बहुत से बच्चे इंग्लिश के साथ फ्रेंच या जर्मन ले लेते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि आगे बाहर पढ़ने जाएंगे तो फायदा होगा। तो क्या वो दरवाजे अब बंद हो गए हैं? देखिए, वो जो पुराने डबल फॉरेन लैंग्वेज वाले कॉम्बिनेशंस थे ना, वो अब हिस्ट्री बन चुके हैं। ओह अच्छा। हाँ, अब आप इंग्लिश और फ्रेंच एक साथ मेन भाषाओं के तौर पर नहीं ले सकते। मतलब अगर R1 इंग्लिश है तो R2 फ्रेंच नहीं हो सकती? बिल्कुल नहीं। अगर किसी बच्चे को फ्रेंच या जर्मन या स्पेनिश पढ़नी ही है तो वो उसे सिर्फ अपनी तीसरी भाषा यानी R3 के रूप में ले सकता है। ओके। या फिर अगर किसी को बहुत ही ज्यादा शौक है तो वो उसे एक एक्स्ट्रा चौथे ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ सकता है। राइट। लेकिन R1 और R2 तो इंडियन ही होनी पड़ेंगी, एक नेटिव इंडियन और एक कोई भी दूसरी इंडियन या इंग्लिश। तो अगर इसे हम अपनी डेली लाइफ से जोड़कर देखें तो ये बिल्कुल एक ट्रेडिशनल इंडियन थाली की तरह हो गया ना। हाँ, थाली कैसे? मतलब थाली के मेन कोर्स में आपको कम से कम 2 देसी सब्जियां तो खानी ही पड़ेंगी। हाँ हाँ बिल्कुल। आप उससे बच नहीं सकते। और हाँ, अगर आपको डिजर्ट के तौर पर कोई फॉरेन डिश चाहिए या फॉरेन लैंग्वेज चाहिए तो वो आप साइड में ले सकते हैं। राइट। लेकिन आपकी थाली का जो बेस है वो पूरी तरह से इंडियन ही रहेगा। ये एनोलॉजी तो एकदम परफेक्ट है। और जैसे थाली में डिजर्ट को लेकर हम थोड़े रिलैक्स रहते हैं ना कि खाया तो ठीक, नहीं खाया तो भी ठीक। हाँ, वैसे ही यहाँ बच्चों और पेरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी राहत की बात छुपी हुई है। वो क्या? जो ये तीसरी भाषा है यानी R3, इसका क्लास 10 में कोई एक्सटर्नल बोर्ड एग्जाम नहीं होगा। ओह वेट, सच में कोई बोर्ड एग्जाम नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा। ये कम्प्लीटली इंटरनल रहेगा। ये पॉइंट तो बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है। बोर्ड एग्जाम नहीं होगा, इसका मतलब है कि सीबीएसई वाले खुद पेपर सेट करके बाहर चेक करने नहीं भेजेंगे। एग्जैक्टली। तो फिर इसका असेसमेंट कैसे होगा? मतलब मार्कशीट पर मार्क्स कैसे आएंगे? इसका असेसमेंट पूरी तरह से स्कूल के हाथ में होगा। मतलब बच्चा जिस स्कूल में पढ़ रहा है वही स्कूल अपने लेवल पर उसका इंटरनल एग्जाम लेगा। अच्छा। और वही टीचर्स उसके मार्क्स तय करेंगे। ठीक है।
लेकिन यहाँ एक बहुत ही प्रैक्टिकल सिनारियो सोचते हैं। बताइए। मान लीजिए एक बच्चा है जिसने तीसरी भाषा के तौर पर कोई ऐसी नई लैंग्वेज ले ली जो उसने पहले कभी नहीं पढ़ी। ओके। और लाख कोशिश करने के बाद भी उसको वो भाषा समझ ही नहीं आ रही है। और स्कूल के इंटरनल एग्जाम में उसके 100 में से सिर्फ 15 मार्क्स आते हैं। अच्छा, 15 मार्क्स? हाँ, तो क्या स्कूल वाले उसे फेल मानकर मेन बोर्ड एग्जाम में बैठने से रोक देंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। पक्का? हाँ, सीबीएसई ने ये बात बहुत ही स्ट्रिक्टली क्लियर कर दी है कि R3 में परफॉर्मेंस चाहे कितनी भी खराब क्यों ना हो, उसकी वजह से किसी भी स्टूडेंट को क्लास 10 के मेन बोर्ड एग्जाम्स देने से नहीं रोका जाएगा। चलो, ये तो बहुत बड़ी राहत है पेरेंट्स के लिए। हाँ, आपका करियर या आपका साल खराब नहीं होगा इसे एक तीसरी भाषा की वजह से। लेकिन एक बात और है, आप इसे पूरी तरह से इग्नोर भी नहीं कर सकते। क्यों? मतलब जब फेल होने का डर ही नहीं है तो बच्चा ऐसे सीरियसली क्यों लेगा? वो तो पढ़ेगा ही नहीं। क्योंकि स्कूल इस तीसरी भाषा में जो भी मार्क्स देगा ना, वो आपके सीबीएसई के फाइनल पासिंग सर्टिफिकेट या रिपोर्ट कार्ड पर साफ साफ छप कर आएंगे। ओह, समझ गया। मतलब ये करियर रोकने वाला स्पीड ब्रेकर तो नहीं है, लेकिन इज्जत का सवाल जरूर है। हाँ, बिल्कुल। मतलब जब रिश्तेदार मार्कशीट देखेंगे तो 15 नंबर देखकर सवाल तो पूछेंगे ही कि बेटा ये तीसरी भाषा में क्या हुआ। एग्जैक्टली, सवाल तो उठेंगे ही। लेकिन अगर हम इस पूरे स्ट्रक्चर को थोड़ा और ध्यान से देख लें तो एक सवाल दिमाग में आता है। कैसा सवाल? अगर सीबीएसई को एग्जाम का इतना बड़ा प्रेशर देना ही नहीं था, हाँ? और बच्चे को फेल भी नहीं करना था, तो फिर इस नए रूल को लाने की जरूरत ही क्या थी? मतलब इतने सेट एजुकेशन सिस्टम को बेवजह डिस्टर्ब करने के पीछे आखिर इनका लॉजिक क्या है? देखिए, इसके पीछे का लॉजिक ना काफी गहरा है और उसको समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे हटना होगा। अच्छा। और जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी NEP 2020 है और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2023 है, उसकी फिलॉसफी को समझना होगा। तो उस पॉलिसी में क्या अलग है? इन पॉलिसीज का जो सबसे बड़ा टारगेट है ना, वो है हमारे एजुकेशन सिस्टम से रोट लर्निंग यानी बिना समझे रट्टा मारने की जो आदत है उसको खत्म करना। हाँ, रट्टा मारना तो एक नेशनल प्रॉब्लम रही है हमारी, लाने के लिए पढ़ते थे। राइट। तो इस नई पॉलिसी का मेन मकसद है एजुकेशन को कॉम्पिटेंसी बेस्ड और जॉयफुल बनाना, और साथ ही बच्चों को उनकी भारतीय जड़ों से वापस जोड़ना। एक सेकंड, ये जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन वाला शब्द है ना, ये आजकल एजुकेशन सर्कल्स में बहुत सुनने को मिलता है। हाँ, काफी बज़वर्ड बन गया ये। लेकिन एक आम पेरेंट के लिए इसका आसान भाषा में क्या मतलब है? क्या इसका मतलब ये है कि बच्चा ग्रामर के लंबे लंबे रूल्स रटने के बजाय सच में उस भाषा का डेली लाइफ में इस्तेमाल कर पाए? एग्जैक्टली, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। मैं आपको एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। हाँ, बताइए। रोट लर्निंग या रट्टा मारने का मतलब है कि बच्चे ने फ्रेंच में रट लिया कि जे suis un garçon और एग्जाम में लिख दिया। ओके। उसको पूरे मार्क्स मिल गए। लेकिन अगर वो किसी फ्रेंच इंसान के सामने खड़ा हो जाए तो उसे बात करनी नहीं आएगी। हाँ, ये तो हमारे साथ भी हुआ है स्कूल की संस्कृत में। वही तो। लेकिन कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग का मतलब है कि अगर कोई बच्चा तीसरी भाषा के तौर पर तेलुगु सीख रहा है तो वो हैदराबाद के किसी रेस्टोरेंट में जाकर एक्चुअली तेलुगु में डोसा ऑर्डर कर सके और उनसे सही साइड डिश मांग सके। ओह वाओ। हाँ, इसका पूरा फोकस इस बात पर है कि रियल लाइफ में उस स्किल का एप्लीकेशन हो रहा है या नहीं। ये सुनने में तो काफी अच्छा लग रहा है। लेकिन जॉयफुल लर्निंग और इन सब के अलावा क्या सच में टीनेजर्स के दिमाग पर एक नई भाषा सीखने का कोई बायोलॉजिकल या साइंटिफिक असर पड़ता है? हाँ, बिल्कुल पड़ता है। और सच कहूँ तो यही कॉग्निटिव साइंस का सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा है। अच्छा, वो कैसे? जब कोई बच्चा मल्टीलिंगुअल बनता है, यानी 2-3 भाषाएं बोलना सीखता है, तो उसके दिमाग की जो न्यूरल वायरिंग होती है ना, वो ही बदल जाती है। मतलब साइंटिफिकली दिमाग बदल जाता है? हाँ, जब आप एक नई भाषा के नए ग्रामर स्ट्रक्चर को समझते हैं तो आपका दिमाग नए न्यूरल पाथवेज बनाता है। ओके। और लेटेस्ट रिसर्च बताती है कि इस प्रोसेस से बच्चों की मेमोरी पावर बहुत शार्प होती है, और सबसे बड़ा फायदा होता है कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी में। कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी, ये थोड़ा टेक्निकल लग रहा है। अगर मैं इसको आसान भाषा में समझना चाहूँ तो कैसे समझूंगा? चलिए, इसको ऐसे इमेजिन कीजिए कि एक इंसान का दिमाग ना एक रेलवे ट्रैक की तरह है। ओके, रेलवे ट्रैक। अब जो इंसान सिर्फ एक ही भाषा जानता है, उसकी ट्रेन उसी एक ट्रैक पर सीधे चलती रहती है। लेकिन जो इंसान 2 या 3 भाषाएं जानता है, उसके पास मल्टीपल ट्रैक्स होते हैं, और उसका दिमाग बिना अपनी स्पीड कम किए एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पर बहुत स्मूथली स्विच कर सकता है। ओह, मतलब वो अलग अलग सिचुएशन में जल्दी अडेप्ट कर सकता है? एग्जैक्टली। और इस एबिलिटी की वजह से बच्चों में जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होती है ना, वो बहुत बेहतर हो जाती हैं। ओके, ये तो बहुत बड़ा बेनिफिट है। और इसके अलावा एक और बहुत जरूरी चीज आती है जिसे हम कल्चरल एम्पैथी कहते हैं। कल्चरल एम्पैथी यानी दूसरों के कल्चर को समझना। हाँ, जब आप किसी दूसरे राज्य की भाषा सीखते हैं तो आप सिर्फ वहाँ के शब्द नहीं सीखते, आप उनके रहन सहन और उनके सोचने के तरीके को भी समझने लगते हैं। देखिए, ये साइंस और ये न्यूरोप्लास्टिसिटी की जो बातें हैं ना, ये सुनने में मुझे बहुत फैसिनेटिंग लग रही हैं। और मतलब लैब के अंदर या किसी रिसर्च पेपर में ये सब बहुत परफेक्ट लगता होगा। हाँ। लेकिन मैं यहाँ पर ना थोड़ा सा पुशबैक देना चाहूँगा। किस बारे में? हम यहाँ एक 14 या 15 साल के बच्चे की बात कर रहे हैं।
जिसके दिमाग में पहले से ही हजारों चीजें चल रही हैं। राइट। उसके पास मैथ्स के लंबे लंबे असाइनमेंट्स हैं, साइंस के प्रैक्टिकल्स हैं, और ऊपर से आगे आने वाले कंपेटिटिव एग्जाम्स की पूरी तैयारी करनी है। हाँ, स्ट्रेस तो है। तो क्या सच में इतने हैवी स्ट्रेस के बीच उसका दिमाग उस जॉयफुल स्टेट में जा पाएगा जहां ये नए न्यूरल पाथवेज बनते हैं? या फिर उससे बस यही लगेगा कि लो भाई, स्कूल वालों ने मेरे कांधों पर एक और भारी बैग टांग दिया, अब इसको भी ढोना पड़ेगा। आपका पॉइंट बहुत ही वैलिड है, और सच कहूं तो साइंस भी यही मानती है। क्या? कि जब इंसान बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होता है ना, तो उसके दिमाग में कॉर्टिसोल नाम का एक हार्मोन होता है, उसका लेवल बढ़ जाता है। अच्छा, कॉर्टिसोल? हाँ, और जब कॉर्टिसोल बढ़ता है तो वो दिमाग की नई चीजें सीखने की क्षमता को ब्लॉक कर देता है। ओ, तो मतलब स्ट्रेस में सीखना मुश्किल है। एग्जैक्टली। और इसीलिए तो सीबीएसई ने इस तीसरी भाषा से एक्सटर्नल बोर्ड एग्जाम का वो सबसे बड़ा प्रेशर हटा दिया है। अच्छा, तो ये लॉजिक था उसके पीछे। हाँ, पॉलिसी मेकर्स का यही मानना है कि जब बच्चों के सर पर उस बोर्ड के थप्पे का डर नहीं होगा और उनका कॉर्टिसोल लेवल कम रहेगा, तो बच्चा सच में इस लैंग्वेज को रटने के बजाय एक स्किल की तरह एंजॉय कर पाएगा। ये तो देखिए एक बहुत बड़ा जुआ है, मतलब गैम्बल है कि बिना एग्जाम के डर के बच्चे सच में पढ़ाई करेंगे या नहीं। क्योंकि इंडियन मेंटालिटी थोड़ी अलग होती है। हाँ, वो तो है ही। लेकिन चलिए, दिमाग के इन फायदों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और उस मुद्दे पर आते हैं जो हमारे भारत में हमेशा से बहुत ज्यादा सेंसिटिव रहा है। आप पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं? हाँ, मतलब जब भी इस देश में भाषा की कोई बात होती है ना, तो वो सिर्फ स्कूलों की चारदीवारी तक सीमित नहीं रहती। बिल्कुल सही कहा आपने। उसका एक बहुत ही गहरा पॉलिटिकल और हिस्टोरिकल एंगल भी हमेशा निकल कर आता है। और जहां तक मुझे पता है, ये 3 लैंग्वेज फॉर्मूला कोई आज 2024 या 2026 की नई खोज तो है नहीं। सही कहा ना मैंने? आप एकदम सही ट्रैक पर है। अगर हम इतिहास के पन्ने पलट कर देखें तो ये आइडिया सबसे पहले 1968 की जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी, उसमें लाया गया था। 1968 मतलब आजादी के बाद कुछ ही दशक बाद। हाँ, उस वक्त हमारा देश डेवलपमेंट की शुरुआती स्टेज में था, और उस पॉलिसी का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो था नेशनल इंटीग्रेशन, यानी राष्ट्रीय एकता। ओके, तो उस वक्त 1968 में उन्होंने क्या प्लान बनाया था इसको लागू करने का? उस वक्त का प्लान कुछ ऐसा था कि पूरे देश में भाषाओं को लेकर एक बैलेंस बनाया जाए। कैसा बैलेंस? जैसे जो हिंदी बोलने वाले राज्य हैं, जैसे आपका यूपी हो गया, एमपी या बिहार हो गया, हाँ। वहाँ के बच्चे हिंदी पढ़ेंगे, इंग्लिश पढ़ेंगे, और साथ में भारत के किसी दूसरे हिस्से की, खास करके दक्षिण भारत की एक और भाषा पढ़ेंगे। अच्छा, मतलब यूपी का बच्चा तमिल पढ़ेगा? एग्जैक्टली। और जो नॉन हिंदी स्टेट्स हैं, जहाँ हिंदी नेटिवली नहीं बोली जाती, हाँ, उनके लिए क्या प्लान था? उनके लिए प्लान था कि वो अपनी खुद की रीजनल भाषा पढ़ेंगे, जैसे तमिल या तेलुगु या मलयालम। ठीक है। साथ में पूरे देश को एक साथ जोड़ने के लिए वो हिंदी पढ़ेंगे, और ग्लोबल दुनिया से जुड़ने के लिए इंग्लिश पढ़ेंगे। मतलब मकसद ये था कि नॉर्थ वाले साउथ की भाषा सीखें और साउथ वाले नॉर्थ की भाषा सीखें, ताकि पूरा देश एक दूसरे के कल्चर को अच्छे से समझ सके। हाँ, इंटेंशन तो बिल्कुल यही थी। लेकिन अगर ये इतना ही नेक और अच्छा प्लान था, तो ये पिछले 50 सालों से इतना कंट्रोवर्शियल क्यों रहा है? मतलब हम यहाँ बिना किसी पॉलिटिकल साइड को लिए बिल्कुल ऑब्जेक्टिव होकर इसके दोनों पहलुओं को समझने की कोशिश करते हैं। आखिर दिक्कत कहाँ आई इसमें? देखिए, दिक्कत आई इसके इम्प्लीमेंटेशन और लोगों के परसेप्शन में। ओके। अगर हम इसके क्रिटिक्स की बात करें, खासकर हमारे जो दक्षिणी राज्य हैं, तो उनका नजरिया इस मुद्दे पर हमेशा से काफी अलग रहा है। हाँ, तमिलनाडु का एग्जाम्पल इसमें काफी प्रोमिनेंट आता है बार बार। बिल्कुल। तमिलनाडु में कई दशकों से एजुकेशन में सिर्फ 2 लैंग्वेज पॉलिसी ही चलती आ रही है, यानी वहाँ बच्चे सिर्फ तमिल और इंग्लिश पढ़ते हैं। अच्छा, सिर्फ 2 भाषाएं? हाँ, और उनका हमेशा से ये एक बहुत बड़ा कंसर्न रहा है कि इस 3 लैंग्वेज फॉर्मूला के जरिए ना इनडायरेक्ट तरीके से उन पर हिंदी थोपी जा रही है। ओ, मतलब इम्पोजिशन ऑफ हिंदी का डर। हाँ, एग्जैक्टली। उन्हें लगता है कि इससे उनकी जो रीजनल आइडेंटिटी है वो खतरे में पड़ सकती है। तो उनका मानना है कि इंग्लिश उनके लिए एक तरह से ज्यादा न्यूट्रल ग्राउंड है। बिल्कुल। उनका मेन आर्ग्यूमेंट यही है कि इंग्लिश एक न्यूट्रल लिंक लैंग्वेज है। मतलब वो भारत के किसी एक खास राज्य की भाषा तो है नहीं, इसलिए वो सबको एक बराबरी के लेवल पर रखती है, और साथ ही बच्चों को ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज से भी जोड़ती है। राइट। इसलिए उनके हिसाब से सिर्फ अपनी रीजनल भाषा और एक इंग्लिश, बस यही काफी है। हाँ, ये उनके क्रिटिक्स का पॉइंट ऑफ व्यू है। ठीक है, ये तो हमने समझ लिया कि क्रिटिक्स क्या कहते हैं। लेकिन जो लोग आज इस नए सीबीएसई रूल को सपोर्ट कर रहे हैं, हाँ, उनका डिफेंस क्या है इसमें? मतलब वो इस हिंदी थोपे जाने वाले इल्जाम का क्या जवाब देते हैं? सपोर्टर्स का साफ कहना है कि 2024 का ये जो नया रूल ड्राफ्ट किया गया है ना, ये बहुत ही स्मार्ट तरीके से बनाया गया है। वो कैसे? क्योंकि इसमें किसी भी खास भाषा को बिल्कुल भी थोपा नहीं जा रहा है। ये नया रूल सिर्फ इतना कहता है कि बच्चों के पास 2 इंडियन लैंग्वेजेस होनी चाहिए।
ओके। इस पॉलिसी में कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि उन दो में से एक भाषा का हिंदी होना जरूरी है। ओह वेट, मतलब चॉइस पूरी तरह से ओपन है। जी हाँ, बिल्कुल ओपन है। मान लीजिए तमिलनाडु का ही कोई बच्चा है, वो चाहे तो अपनी पहली भाषा के तौर पर तमिल ले सकता है और दूसरी नेटिव भाषा के तौर पर वो तेलुगु या कन्नड़ा ले सकता है। अच्छा। और फिर तीसरी भाषा इंग्लिश ले सकता है। तो देखिए, इस पूरे कॉम्बिनेशन में हिंदी तो कहीं आई ही नहीं। ओके, अब समझा। अगर चॉइस सच में इतनी ओपन है तो इसका मतलब है कि देश के अलग अलग तरह के जो स्कूल्स हैं ना, उन पर इसका असर भी बिल्कुल अलग अलग ही होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। इसका सबसे बड़ा और तुरंत असर पड़ेगा बड़े शहरों के उन अर्बन एलीट स्कूल्स पर। जहां पर पहले फॉरेन लैंग्वेजेस का काफी ट्रेंड था। एग्जैक्टली। वहाँ अब तक फ्रेंच या जर्मन या स्पेनिश का एक बहुत ही भारी डोमिनेंस होता था। राइट। अब क्योंकि उन बच्चों को 2 भारतीय भाषाएं लेनी ही पड़ेंगी, तो वो जो फॉरेन लैंग्वेज का डोमिनेंस था वो टूट जाएगा। और जो हमारे हिंदी बेल्ट के बच्चे हैं, मतलब जो नॉर्थ इंडिया में हैं, जो पहले सिर्फ हिंदी और इंग्लिश पढ़कर आराम से निकल जाते थे, उनका क्या? उनके लिए ये सच में एक बहुत बड़ा शिफ्ट होने वाला है। अच्छा। उन्हें अब अपने उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर देश की कोई एक और भारतीय भाषा सीखनी ही पड़ेगी। हिस्सों के बीच जो इंटीग्रेशन है वो कितना ज्यादा बढ़ जाएगा। देखिए, सच कहूं तो ये सब पेपर पर पढ़कर ना बहुत ही शानदार लगता है। हाँ। मतलब दिमाग में एक बिल्कुल परफेक्ट यूटोपियन दुनिया की तस्वीर बनती है, जहां कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक बच्चे एक दूसरे की भाषाएं सीख रहे हैं, एक दूसरे का कल्चर समझ रहे हैं। हाँ, बिल्कुल एक आइडियल सिचुएशन। लेकिन जब हम पेपर की इस आइडियल दुनिया से निकलकर अपनी ग्राउंड रियलिटी पर आते हैं, तब कहानी थोड़ी अलग लगती है। हाँ, वो तो है। मतलब बड़े शहरों से लेकर छोटे गांव तक क्या इस इतने बड़े रूल को लागू करना सच में इतना आसान होने वाला है? तो लगता है कि ये इंडियन एजुकेशन सेक्टर का सबसे बड़ा दर्द-ए-सर साबित होने वाला है। दर्द-ए-सर मतलब इतना मुश्किल है? हाँ, इसके एग्जीक्यूशन में जो प्रैक्टिकल चैलेंजेस है ना, वो इतने बड़े और इतने सीरियस हैं कि उन्हें आप बस ऐसे ही इग्नोर नहीं कर सकते। मुझे तो जो इसमें सबसे बड़ा चैलेंज लग रहा है वो वैसे ही इम्पॉसिबल लग रहा है, और वो है टीचर्स। एग्जैक्टली। आपको मेरी वो थाली वाली एनालॉजी याद है ना, जो मैंने शुरू में दी थी? हाँ, बिल्कुल। मतलब आपने ऊपर से आदेश तो दे दिया कि भाई 2 देसी सब्जियां सबको खानी ही पड़ेंगी। राइट। लेकिन उन सब्जियों को पकाने वाले जो रसियां हैं, जो कुक्स हैं, वो अचानक से कहाँ से लाएंगे आप? थोड़ा रियलिस्टिकली सोचे, अगर यूपी या बिहार के किसी छोटे शहर के स्कूल में 50 बच्चे अचानक डिसाइड करते हैं कि उन्हें तमिल या मलयालम पढ़नी है, ओके, तो वो बेचारा स्कूल रातों रात इन नई भाषाओं के क्वालिफाइड और ट्रेन टीचर्स कहाँ से पैदा करेगा वहां पर? आपने बिल्कुल दुखड़ी रग पर हाथ रख दिया है। हाँ? यही इस पूरे सिस्टम का सबसे बड़ा बॉटलनेक है। आज की डेट में इतनी बड़ी संख्या में और इतने ज्यादा डाइवर्सिटी के साथ क्वालिफाइड लैंग्वेज टीचर्स पूरे भारत में मौजूद ही नहीं है। वही तो, ये तो बहुत बेसिक सी बात है। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? सीबीएसई को भी इस ग्राउंड रियलिटी का बहुत ही अच्छे से अंदाजा है। वेट, अगर उनको इस रियलिटी का अंदाजा है, तो बिना परफेक्ट टीचर्स के उन्होंने ये रूल इतनी जल्दी लागू कैसे कर दिया? मतलब क्या उनके पास कोई सॉलिड बैकअप प्लान है? सॉलिड प्लान तो नहीं कह सकते, पर सीबीएसई ने इस प्रॉब्लम के लिए कुछ टेम्पररी सोल्यूशन जरूर सजेस्ट किए हैं। अच्छा। जिन्हें हम अपनी आम हिंदुस्तानी भाषा में सीधे सीधे जुगाड़ कह सकते हैं। ओहो, जुगाड़। चलिए बताइए, क्या जुगाड़ निकाले हैं सीबीएसई ने? उन्होंने 3 मेन ऑप्शंस दिए हैं स्कूल्स को। पहला है इंटर स्कूल टीचर शेयरिंग। इंटर स्कूल शेयरिंग मतलब अगर एक ही इलाके में 3 अलग-अलग स्कूल्स हैं, तो वो तीनों स्कूल आपस में मिलकर एक ही तमिल टीचर को हायर कर सकते हैं, जो तीनों जगह बारी-बारी जाकर पढ़ाएगा। रुकिए, ये तो सुनने में बहुत फ्लॉड लग रहा है। मतलब एक टीचर दिन भर 3 अलग-अलग स्कूल्स में भागता रहेगा, उसका ट्रैवल टाइम, उसका एग्जॉशन, और सबसे बड़ी बात, वो अलग-अलग बच्चों के साथ एक पर्सनल कनेक्ट कैसे बनाएगा? हाँ, प्रैक्टिकल नहीं लगता। चलिए, दूसरा जुगाड़ क्या है? दूसरा सजेशन उन्होंने दिया है वर्चुअल या हाइब्रिड क्लासेस का। वर्चुअल क्लासेस मतलब ऑनलाइन? हाँ, मतलब टीचर शायद चेन्नई या बेंगलोर में अपने घर पर बैठकर ऑनलाइन पढ़ा रहा हो, और यूपी के किसी स्कूल के बच्चे स्क्रीन के सामने बैठकर वो भाषा सीख रहे हो। और तीसरा ऑप्शन? तीसरा ऑप्शन है कि जो लैंग्वेज टीचर्स पहले रिटायर हो चुके हैं, उन्हें वापस से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर स्कूल में पढ़ाने के लिए बुला लिया जाए। देखिए, मैं बाकी दोनों पॉइंट तो समझ गया, लेकिन मुझे इस वर्चुअल क्लास वाले पॉइंट पर ना एक बहुत बड़ा इतराज है। क्यों? क्या दिक्कत लग रही है इसमें? क्या हमने कोविड के उन 2 सालों में ये नहीं सीखा कि भाषा सीखना एक बहुत ही पर्सनल और हाईली इंटरैक्टिव प्रोसेस होता है? हाँ, ये तो है। अगर एक बच्चा बस एक स्क्रीन की तरफ देखकर तेलुगु या किसी और भाषा के नए-नए शब्द बोलने की कोशिश कर रहा है, तो एक ऑनलाइन बैठा हुआ टीचर जिसकी स्क्रीन पर 40-50 बच्चों के छोटे-छोटे बॉक्स बने हुए हैं, वो उस एक बच्चे का प्रोनाउंसिएशन कैसे ठीक करेगा?
मुश्किल तो है। ये तो जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड और जॉयफुल लर्निंग की बात आप पहले कर रही थी उसके बिल्कुल खिलाफ चला गया ना। मैं आपकी इस बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। हाइब्रिड मॉडल से बच्चे शायद एग्जाम में थ्योरी पेपर तो पास कर लें, हाँ, लेकिन जो एक्चुअल रियल लाइफ एप्लीकेशन की बात हम कर रहे थे कि बच्चा सच में वो भाषा बोल पाए, वो सिर्फ एक स्क्रीन के जरिए आना तो बहुत ही मुश्किल लग रही है। एग्जैक्टली। और इसी से जुड़ा एक और सवाल है। मैंने कहीं सुना है कि टीचर्स के अलावा इस नए नियम में किताबों को लेकर भी एक बहुत ही अजीब और फनी सी सिचुएशन बन गई है। ओह हाँ, वो क्या मामला है किताबों वाला? हाँ, ये इम्प्लीमेंटेशन का दूसरा सबसे बड़ा फेलियर कह सकते हैं आप इसको। क्यों, क्या हुआ? क्योंकि ये रूल बहुत ही अचानक से और इसी साल के सेशन से लागू कर दिया गया है ना। हाँ, जुलाई से ही स्टार्ट हुआ है। तो क्लास 9 के लिए जो R3 यानी तीसरी भाषा की नई किताबें चाहिए थी, वो NCERT या प्राइवेट पब्लिशर्स के पास अभी तक छापकर तैयार ही नहीं है। वेट, किताबें छापकर तैयार ही नहीं है? बिल्कुल नहीं। तो फिर बिना किताबों के बच्चे पढ़ाई कैसे करेंगे, हवा में? इसके लिए भी CBSE ने एक और नया जुगाड़ निकाला है। हे भगवान, अब क्या नया जुगाड़ है? उन्होंने स्कूल से ऑफिशियली ये कहा है कि जब तक क्लास 9 के लेवल की नई किताबें मार्केट में नहीं आ जाती, ओके। तब तक बच्चे टेम्परेरी रूप से क्लास 6 की किताबें इस्तेमाल कर सकते हैं और टीचर्स लोकल मटेरियल जमा करके उससे पढ़ाई करवा सकते हैं। माफ कीजिएगा, लेकिन ये वाला पॉइंट तो मेरे सच में गले नहीं उतर रहा है। क्यों, आपको इसमें क्या प्रॉब्लम लग रही है? हम यहाँ एक 14 या 15 साल के बच्चे की बात कर रहे हैं। हाँ। एक ऐसा टीनेजर जो प्यूबर्टी से गुजर रहा है, जो बड़ी क्लासेस में अलजेब्रा और फिजिक्स के मुश्किल कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहा है। राइट। और आप उस टीनेजर के हाथ में एक 11 साल के बच्चे वाली क्लास 6 की कहानियों की किताब पकड़ा देंगे। थोड़ा सोचिए, उस बच्चे की साइकोलॉजी पर इसका क्या असर पड़ेगा? हाँ, अजीब तो लगेगा उसे। क्या उसे अंदर ही अंदर ये नहीं लगेगा कि ये एजुकेशन सिस्टम उसके साथ कोई बहुत भद्दा सा मजाक कर रहा है? देखिए, अगर हम बिल्कुल स्ट्रिक्टली क्रिटिकल होकर इस पूरे सेटअप को एनालाइज करें ना, तो आपका ये कंसर्न बिल्कुल 100% सही है। एक इतने बड़े टीनेजर को छोटे बच्चों की किताब देना उसे इंटेलेक्चुअली डीमोटिवेट कर सकता है। वही तो। और सच पूछिए तो ये इस वक्त लाखों बच्चों के साथ किया जा रहा है एक बहुत बड़ा टेस्ट या एक्सपेरिमेंट ही है। एकदम सही कहा आपने, एक्सपेरिमेंट ही लग रहा है। और इस सब में जो सबसे बुरी बात है ना, वो ये है कि इस पूरे एक्सपेरिमेंट का जो असर होगा वो देश में बहुत ज्यादा अनइक्वल यानी गैर बराबरी वाला होगा। गैर बराबरी से आपका एग्जैक्ट मतलब क्या है यहाँ पर? मतलब देखिए, जो बहुत बड़े और महंगे प्राइवेट स्कूल्स हैं बड़े शहरों में, हाँ, उनके पास तो पैसा है। एग्जैक्टली उनके पास फंड्स हैं, वो रातों रात महंगे और नए टीचर्स भी ले आएंगे, बहुत बढ़िया डिजिटल सेटअप भी लगा लेंगे और शायद अपनी खुद की नई लैंग्वेज किताबें भी डिजाइन करवा लेंगे जल्दी से। राइट, प्राइवेट स्कूल्स मैनेज कर लेंगे। लेकिन जो छोटे कस्बों के या रूरल इलाकों के आम स्कूल्स हैं, जहाँ पहले से ही बेसिक चीज़ों और रिसोर्सेज की काफ़ी कमी रहती है, हाँ। उनके लिए ये नया रूल एक बहुत बड़ा स्ट्रगल बनने वाला है। और मुझे लगता है कि लागू होने के बाद शुरुआती कुछ साल तो एजुकेशन सिस्टम में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन और अफरा तफरी ही मचने वाली है। तो अगर हम आज की इस पूरी डीप और लंबी चर्चा को एक जगह समेटें, हाँ। उसको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर दें, हाँ। तो हमने ये देखा कि CBSE का ये जो नया 3 लैंग्वेज रूल है ना, ये दरअसल बच्चों को उस पुरानी रट्टा मारने वाली आदत से बाहर निकालकर उन्हें अपनी मिट्टी और अपनी कल्चरल रूट से वापस जोड़ने की एक बहुत ही एम्बिशियस कोशिश है। एक ऐसी कोशिश जिसमें सबसे अच्छी बात यह है कि बच्चों के सर पर किसी बोर्ड एग्जाम का डर नहीं लटक रहा है। बिल्कुल। जो कि एक अगर हम साइकोलॉजिकल नजरिए से देखें तो सच में एक बहुत ही बेहतरीन और पॉजिटिव कदम है। हाँ, फायदा तो इसका डेफिनेटली है। लेकिन इस अच्छी चीज के साथ साथ हमें और भी बहुत कुछ मिल रहा है, जैसे लैंग्वेज टीचर्स की भारी कमी, पढ़ने के लिए सही किताबों का ना होना, और वही हमारे पुराने देसी जुगाड़ वाले सॉल्यूशंस। राइट। और इसके अलावा वो दशकों पुरानी साउथ वर्सेस नॉर्थ की जो पॉलिटिकल डिबेट्स हैं, हाँ। वो भी इस एक पैकेज के साथ हमें मुफ्त में मिल रही हैं। हाँ, आपने काफी सही समरी दी है इस पूरे मुद्दे की। धन्यवाद। मतलब देखिए, इस नई एजुकेशन पॉलिसी की जो नियत और जो मंशा है वो बहुत सच्ची और अच्छी है, इसमें किसी को भी कोई शक नहीं होना चाहिए। हाँ, नियत ठीक है। लेकिन असल दिक्कत वहां आती है जब आप इन किताबी पॉलिसीज को जमीन पर उतारने की कोशिश करते हैं। वही सबसे बड़ा पहाड़ है। बिल्कुल। और तब अच्छों की पसीने छूटने वाले हैं, ये बात तो तय है। चलिए, अब आखिर में जाते जाते ना मैं अपने सभी सुनने वालों के लिए एक ऐसा विचार या ऐसी थॉट छोड़कर जाना चाहता हूँ। अच्छा, क्या विचार है? जो शायद हम सबको इस पूरे भाषा वाले मुद्दे को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर दे। ओके। जब हम आज इस 2026 में बैठकर
भाषाओं को लेकर इतनी हीटेड बहस कर रहे हैं, नॉर्थ वर्सेस साउथ कर रहे हैं, इम्पोज करने की बातें कर रहे हैं, तो हमें ना अपने भारत के इतिहास के पन्नों को थोड़ा और पीछे पलट कर देखना चाहिए। अच्छा, और पीछे? हाँ, आपने हमारे पुराने सम्राट अशोका का नाम तो जरूर सुना ही होगा। हाँ बिल्कुल, हिस्ट्री बुक्स में पढ़ा है सबने। तो उनके ज़माने के जो बहुत मशहूर शिलालेख मिले हैं, यानी वो जो बड़े बड़े पत्थरों पर लिखे हुए इंस्क्रिप्शंस मिले हैं देश भर में, क्या आपने कभी ध्यान से सोचा है कि आखिर वो किस भाषा में लिखे गए थे उस वक्त? ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है आपने, क्योंकि आमतौर पर लोग यही सोचते हैं कि वो किसी एक ख़ास रॉयल या शाही भाषा में, जैसे कि संस्कृत में ही लिखे गए होंगे। हाँ, लोग यही सोचते हैं, लेकिन मज़ेदार बात यह है कि ऐसा बिल्कुल नहीं था। ओह! सम्राट अशोका ने अपने जो संदेश थे वो किसी एक एलीट या शाही भाषा में थोपे नहीं थे। अच्छा, तो फिर कैसे लिखवाए थे? उन्होंने देश के अलग अलग हिस्सों के हिसाब से वहाँ की आम बोलचाल की भाषाओं में ही उन्हें लिखवाया था। जैसे प्राकृत में या ब्राह्मी लिपि में, जहाँ जो चलता था। ओके। और इसके पीछे उनका मकसद बहुत ही साफ था कि उस आम भाषा के जरिए देश की जो आम जनता है वो उन मैसेजेस को आसानी से पढ़ और समझ सके। राइट, ये तो बहुत आगे की सोच थी। बिल्कुल। और इससे मैं ये समझ आता है कि हमारे भारत का जो इतिहास है ना, वो कभी किसी एक भाषा का इतिहास रहा ही नहीं है। हाँ। हमारा ये देश हमेशा से, पिछले हजारों सालों से नेचुरली एक मल्टीलिंगुअल या बहुभाषी देश ही रहा है। मतलब आप किसी भी पुराने दौर के बाजारों में चले जाएं, हमारे मेलों में चले जाएं, वहाँ हमेशा से कई भाषाएं एक साथ ही बोली और समझी जाती रही हैं। बहुत खूबसूरत बात कही आपने। तो शायद आज जो ये इतना बड़ा और नया नियम आया है ना, हाँ, ये दरअसल कोई मॉडर्न एरा का नया एक्सपेरिमेंट नहीं है। ठीक है। बल्कि ये बस हमारी उसी असली बहुभाषी ताकत की तरफ वापस लौटने का एक छोटा सा रास्ता भर है। वाह, ये तो सच में एक नया पर्सपेक्टिव है सोचने का। हाँ, और अब ये देखना सच में बहुत ही दिलचस्प होगा कि हमारी आने वाली पीढ़ी, क्लास 9 के वो बच्चे जो इस वक्त उस प्रेशर कुकर में बैठे हुए हैं, बिल्कुल, वो इस इतने बड़े बदलाव को कैसे लेते हैं। क्या वो इस हाइब्रिड क्लास और क्लास 6 की उस कहानियों वाली किताब से चिढ़ जाते हैं, या फिर इन तमाम दिक्कतों के बावजूद इस नए रूल के जरिए देश के अलग अलग हिस्सों से सच में एक आपस का एक कनेक्ट बना पाते हैं। बिल्कुल। आखिर में तो समय ही बताएगा कि ये नई भाषाई थाली बच्चों को और इस पूरे देश को एक्चुअली में कितनी पसंद आती है। एकदम सही कहा, समय ही सबसे बड़ा जवाब देगा। तो बस इसी प्रोवोक करने वाले और नए थॉट के साथ हम आज की इस गहरी चर्चा को यहीं पर ख़त्म करते हैं। मुझे इस चर्चा का हिस्सा बनकर सच में बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल, और हम आगे भी ऐसे ही कुछ नए नज़रिए और नई ग्राउंड रियलिटीज़ की जानकारियों के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जुड़ते रहिए, और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, हमेशा सीखते रहिए।